कठिन समस्याओं के सरल समाधान। भूमि में उर्वरता की समुचित मात्रा हो तो उस पर खेत, उद्यान आदि की विविध सुषमा हरितिमा उगाई जा सकती है। यदि वह ऊसर हो, नमक उगलती हो, फिर घास का एक तिनका तक जमने वाला नहीं है। भूमि से संबंधित कोई भी संपदा उपार्जित करने के लिए भूमि का सही समतल होना आवश्यक है। संसार में अगणित प्रकार की सुविधा संपदाओं का अभिवर्धन आवश्यक होता है, पर उसके लिए उस मानवीय चेतना का स्वस्थ समुन्नत होना आवश्यक है जो वैभव उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यदि भूमि पर साधनों पर आधिपत्य जमा कर बैठे हुए अथवा योजनाएं बनाने वाले लोग विकृत मस्तिष्क के होंगे तो वे कुछ बना सकना तो दूर, विग्रह और ध्वंस ही खड़े करेंगे। उलझी हुई समस्याओं का समाधान तो उनसे बन ही कैसे पड़ेगा। इन दिनों पतन पराभव का संकट विग्रह का वातावरण बनकर खड़े हुए अराजकता स्तर के असमंजसों की चर्चा विगत पृष्ठों पर की गई है। इनका निराकरण इन्हीं दिनों किया जाना आवश्यक है। देर करने का समय है नहीं, अन्यथा अवसर चूकने पर पछताने के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगेगा नहीं। क्षयजन्य रुग्णता को दूर करने की प्राथमिकता तो दी जाती है, पर अगला कदम यही होता है कि रुग्णता से क्षीण जर्जर काया को सही स्थिति में लाया जाए और जीवनी शक्ति को इतना बढ़ाया जाए जिससे दुर्बलता दूर हो सके और स्वस्थ समर्थ मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकना संभव हो सके। मस्तिष्क विकृत, हृदय निष्ठुर, रक्त दूषित, पाचन अस्त व्यस्त हो, शरीर के अंग प्रत्यंगों में विषाणुओं की भरमार हो तो फिर वस्त्राभूषण की भरमार, अगर चंदन का लेपन और इत्र फुलेल का मर्दन बेकार है। वस्त्र आभूषण जुटा देने और तकिए के नीचे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख देने से भी कुछ काम न चलेगा, जबकि स्वस्थ सुडौल होने के कारण सुंदर दिखने वाला शरीर गरीबी में भी हंसती हंसाती जिंदगी जी लेता है। आए दिन सामने आती रहने वाली समस्याओं से भी निपट लेता है और किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से प्रगति के साधन जुटा लेता है। वस्तुतः महत्व साधनों या परिस्थितियों का नहीं, व्यक्तिगत स्वस्थता, प्रतिभा और दूरदर्शिता का है। वह सब उपलब्ध रहे तो फिर न अभावों की शिकायत करनी पड़ेगी और न जिस तिस प्रकार के व्यवधान सामने आने पर भी अभ्युदय में कोई बाधा पड़ेगी। औसत नागरिक स्तर का जीवन स्वीकार कर लेने पर सुविस्तृत खेतों देहातों में रहा जा सकता है और वायुमंडल वातावरण को प्रफुल्लता प्रदान करते रहने, संतुष्ट रहने में सहायक हुआ जा सकता है। प्राचीन काल की सुसंस्कृत पीढ़ी इसी प्रकार रहती थी और मात्र हाथों के सहारे बन पड़ने वाले श्रम से जीवन यापन के सभी आवश्यक साधन सरलता पूर्वक जुटा लेती थी। न प्रदूषण फैलने का कोई प्रश्न था और न शहरों की ओर देहाती प्रतिभा पलायन का कोई संकट। न देहात दरिद्र सुनसान पिछड़े रहते थे और न शहर गंदगी घिचपिच असामाजिकता के केंद्र बनते थे। आज भी उस पुरातन रीति को अपनाया जा सके तो जिन समस्याओं के कारण सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई है, उनके उभरने के कारण शेष न रहे। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाते ही प्रस्तुत असंख्य समस्याओं में से एक के भी पैर न टिक सकेंगे। अपराधों की भरमार भी क्यों न हो, जब हर व्यक्ति ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी की नीति अपनाकर श्रमशीलता, सभ्यता और सुसंस्कारिता को व्यवहारिक जीवन में स्थान देने लगेगा तो देखते देखते समस्याओं के रूप में छाया अंधकार मिटता चला जाएगा। गुजारे के लायक इतने साधन इस संसार में मौजूद हैं कि हर शरीर को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सिर को छाया और हर हाथ को काम मिल सके। तब गरीबी अमीरी की विषमता भी क्यों रहेगी। जाति लिंग के नाम पर पनपने वाली विषमता का अनीति मूलक और दुखदायी प्रचलन भी क्यों रहेगा। मनुष्य स्नेह और सहयोग पूर्वक रहने के लिए पैदा हुआ है, लड़ने, मरने और त्रास देने के लिए नहीं। यदि आपाधापी न मचे तो फिर एकता और समता में बाधा उत्पन्न करने वाली असंख्य कठिनाइयों में से एक का भी कहीं अस्तित्व दृष्टिगोचर न हो। युद्ध प्रयोजनों में जो संपदा, शक्ति और प्रतिभा का नियोजन हो रहा है, उन सब को यदि बचाया जा सके और उस समूचे साधनों को
नव सृजन के प्रयोगों में लगाया जा सके तो समझना चाहिए कि 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के संबंध में जो कल्पनाएं की गई हैं वह सभी 10 वर्ष के भीतर नए सिरे से नए ढांचे में ढलकर साकार हो जाएंगी। बिजली का अतिशय उत्पादन के लिए अब अणु ईंधन को व्यवहार में लाया जाने लगा है। इसकी बढ़ोतरी चल पड़े तो आणविक राख एवं विकिरण का एक नया महादैत्य पैदा हो जाएगा जिससे जान बचाना मुश्किल पड़ेगा। इसका विकल्प एक ही हो सकता है कि स्थानीय साधनों से छोटे बिजली घर जनरेटर स्तर के बनाए जाएं और उनके उत्पादन से 1-2 हॉर्स पावर से चलाने वाले छोटे कुटीर उद्योग लगाकर उनके संयुक्त सम्मिश्रण से आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसी प्रकार के उत्पादन का उपयोग करने के लिए हर उपभोक्ता को सहमत किया जाए। शासन तंत्र प्रायः ऐसी खर्चीली और कर्तव्य विमुख नौकरशाही के आधार पर चल रहे हैं जिसके कर्मचारी मालिकों के भी मालिक बनकर रह रहे हैं। ऐसी दशा में जन कल्याण की वास्तविक व्यवस्था बन पड़ने की आशा तो एक प्रकार से अत्यंत ही क्षीण स्तर की रह जाती है। होना यह चाहिए कि सहकारिता के आधार पर विकेंद्रीकृत शासन एवं सेवा भावना के आधार पर समूची व्यवस्था का संचालन हो। ऐसा शासन ही आदर्श हो सकता है और उसी के माध्यम से भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का समग्र प्रयोजन पूरा हो सकता है। समाज के सामने असंख्यों विकृतियों और व्यक्ति के सामने असंख्य समस्याओं के अंबार खड़े हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग समस्या मानकर उनके पृथक पृथक समाधान सोचने में यद्यपि विश्व की मूर्धन्य प्रतिभाएं अपने अपने ढंग से उपाय खोजने और उपचार खड़ा करने के लिए भारी माथापच्ची कर रही हैं, पर उनसे कुछ बन नहीं पा रहा है। न अस्पतालों, चिकित्सकों, औषधि आविष्कारों पर असीम धन शक्ति जनशक्ति लगाने से रोग काबू में आ रहे हैं और न पुलिस, कानून, कचहरी, जेल आदि अपराधों को कम करने में समर्थ हो रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत आकर्षक है, पर वस्तुतः अचिंत्य चिंतन, दुर्व्यसनवादी के रहते बैंकों के भारी कर्ज और ढेरों अनुदान बांटने पर भी समस्या का वास्तविक हल हाथ लग नहीं रहा है। अगले दिनों जनमानस यह देखकर रहेगा कि अगणित समस्याएं उत्पन्न कहां से होती हैं। उस रानी मक्खी को खोजना है जो आए दिन असंख्यों अंडे बच्चे जनती है और जिनकी भरण पोषण में छत्तों की समस्त मधुमक्खियों के लगे रहने पर भी समस्याएं जहां की तहां बनी रहती है। नवसृजन की चेतना असमर्थ नहीं है। छोटी, सामयिक, स्थानीय एवं वैयक्तिक समस्याओं के उपाय उपचार छोटे रूप में भी सोचे और खोजे जा सकते हैं, पर जब विपन्नताएं व्यापक हों तो उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर व्यापक तैयारियां करनी होती हैं। नल का पानी कुछ लोगों की जल आवश्यकता पूरी कर सकता है, किंतु सूखाग्रस्त विशाल भूखंडों का स्थानीय समाधान बड़े उपायों से ही बन पड़ता है। भगीरथ ने यही किया था। वे हिमालय में कैद जलराशि को गंगा के रूप में विशाल क्षेत्र में दौड़ाने के लिए कटिबद्ध हो गए। फलस्वरूप उसके प्रभाव में आने वाले क्षेत्र समुचित जल व्यवस्था बन जाने से सुरम्य और समृद्धशाली बन गए। तथाकथित बुद्धिमान और शक्तिशाली इन दिनों की समस्याओं और आवश्यकताओं को तो समझते हैं, पर उपाय खोजते समय यह मान बैठते हैं कि यह संसार मात्र पदार्थों से सजी पंसारी की दुकान भर है। इसकी कुछ चीजें इधर की उधर कर देने, अनुपयुक्त को हटा देने और उपयुक्त को उस स्थान पर जमा देने भर से काम चल जाएगा। समूचे प्रयास इन दिनों इसी दृष्टि से बन और चल रहे हैं। वायु प्रदूषण दूर करने के लिए कोई ऐसी नई गैस खोजने का प्रयत्न हो रहा है जो हवा के भरते जा रहे विष को चूस लिया करे। खाद्यान्न की पूर्ति के लिए खादों के ऐसे भीमकाय कारखाने खुल रहे हैं जो 1 के 10 पौधे उगा दिया करें, पर मूल कारण की ओर ध्यान न जाने से अभाव, असंतोष एवं विग्रह किस प्रकार निरस्त होगा, इसे सोचने की न जाने क्यों किसी को फुर्सत नहीं है। चोट की मरहम पट्टी की जा सकती है, पर समस्त रक्त में फैले हुए रक्त कैंसर को मरहम पट्टी से कैसे ठीक किया जाए? एक दिन तो कोई किसी को मुफ्त में रोटी खिला सकता है, पर आए दिन की आवश्यकताएं तो हर किसी को अपने बलबूते ही करनी पड़ेगी। उसके लिए किसी भी दानवीर के
सदावर्त भंडार से सभी लोगों का गुजारा चलता रहे, यह संभव नहीं। व्यक्ति के सामने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक स्तर की असंख्य समस्याएं आए दिन नए नए रूप में आती रहती हैं। उन सब से निपटने के लिए अपनी ही सूझबूझ को इस स्तर तक विकसित करना चाहिए जिससे आंगन का कूड़ा रोज साफ करते रहने की तरह आवश्यक समाधानों को भी सोचा और अपनाया जा सके। वस्तुतः मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बुरी तरह गड़बड़ा गया है। उसकी स्थिति तो विक्षिप्तों जैसी हो गई है। उसी से ऐसे ऊटपटांग काम होने लगे हैं जिनके कारण अपने और दूसरों के लिए विपत्ति ही विपत्ति उत्पन्न हो गई है। पगलाए हुए व्यक्ति द्वारा की गई तोड़ फोड़ की मरम्मत तो होनी ही चाहिए, पर साथ ही उस उन्माद की रोकथाम भी होनी चाहिए जिसने भविष्य में भी वैसी ही उद्दंडता करते रहने की आदत अपनाई है। मनुष्य को अड़चनों से निपटने के लिए योजना बनानी और तैयारी करनी चाहिए। निराश होने से तो मात्र आशंकाओं का आतंक ही बढ़ेगा। यहां यह तथ्य भी स्मरण रखने योग्य है कि सामान्य जन अपनी निजी समस्याओं को ही किसी प्रकार संभालते सुधारते रहते हैं, पर व्यापक विपत्ति से मिलजुल कर ही निपटना पड़ता है। बाढ़ आने, महामारी फैलने जैसे अवसरों पर सामूहिक योजनाएं ही काम देती हैं। पुरातन भाषा में ऐसे ही महत्वपूर्ण परिवर्तन को युग परिवर्तन अथवा अवतार अवतरणों जैसे नामों से पुकारा जाता रहा है। ऐसे तूफानी परिवर्तनों को महाक्रांति भी कहते हैं। क्रांतियां प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए संघर्ष रूप में उभरती हैं, पर महाक्रांतियों को दूरगामी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अनीति के विरुद्ध संघर्ष छोड़ने के साथ साथ नवसृजन के निर्धारण करने एवं कदम उठाने पड़ते हैं। इस अपने समय में अदृश्य में पक रही खिचड़ी को महाक्रांति के रूप में जाना जाए और युग परिवर्तन कहा जाए। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की संरचना जैसा कुछ नाम दिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। अत्यधिक विशालकाय सुविस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 600 करोड़ मनुष्य के चिंतन को अवांछनीयता से विरत करके वांछनीयता के साथ जोड़ देने वाले कार्य को कोई एक व्यक्ति न कर सकेगा, पर इस तथ्य पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसर भूतकाल में भी अनेक बार आए हैं। जब मनुष्य निराश होने लगते हैं तब उनमें नए सिरे से नई हिम्मत भरने के लिए प्रभात काल के अरुणोदय की तरह नए तूफानी प्रवाह उदय होते रहे हैं, जिनके लिए बड़ी से बड़ी उथल पुथल भी असंभव नहीं होती। पूर्णमासी को समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे ऐसे लगते हैं मानो वे प्रशांत सागर को ज्वार भाटों के सहारे आकाश तक उछाल कर रहेंगे। मनुष्य के लिए यह सब कर सकना कठिन हो सकता है, पर उस प्रकृति के लिए तो ऐसी उठक पटक क्रीड़ा विनोद मात्र है जो आए दिन विशालकाय ग्रह पिंड रचने और मिटाने का खेल खिलवाड़ करते रहने में अलमस्त बालक की तरह निरत रहती है। सृष्टा की सत्ता और क्षमता पर जिन्हें विश्वास है उन्हें इसी प्रकार सोचना चाहिए कि गंदगी कितनी ही कुरुचिपूर्ण क्यों न हो, वह तूफानी अंधड़ के दबाव और मूसलाधार वर्षा के प्रवाह के सामने टिक नहीं सकेगी। बिगाड़ रचने में मनुष्य ने अपनी शुद्धता का परिचय कितना ही क्यों न दिया हो, पर इस सुंदर भूलोक के नंदन वन का संस्थापक उसे इस प्रकार वीरान न होने देगा जैसा कि कुचक्री उसको विस्मार कर देने के षड्यंत्र रच रहे हैं। अनाचारियों की करतूतें निश्चय ही रोमांचकारी होती हैं, पर विश्व को संरक्षण देने वाली ऐसी देव सत्ताएं भी सर्वथा निष्क्रिय नहीं, जिनको सृष्टि का संतुलन बनाए रहने का काम सौंपा गया है। मृत्यु की विभीषिका आए दिन भयंकर मारकाट मचाती और असंख्यों को हर क्षण निष्प्राण करती रहती है। इतने पर भी उसकी चुनौती को सृजन का देवता सदा से स्वीकार करता रहा है। मरने वालों की तुलना में जन्मने वाले सदा अधिक रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो प्राणियों की वृद्धि रुक गई होती और धीरे धीरे समस्त जीवधारी मर खपकर कब के समाप्त हो गए होते, जबकि वे निरंतर अपनी वंश वृद्धि ही करते चले आ रहे हैं। यह तथ्य बताते हैं कि निराश और चिंतित करने वाला वातावरण कितना ही निराशजनक क्यों न हो, विचारशीलों में से एक को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य मात्र भ्रष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण पर ही उतारू रहता है।
मनुष्यता समय समय पर ऐसी आश्चर्यजनक करवटें लेती रही है जिसके अनुसार देव मानवों का नया वसंत, नई कोपलें, नई कलियां और नए फल फूलों की संपदा लेकर सभी दिशाओं में अट्टहास करता दिख पड़ता है। महामानवों, देव पुरुषों, मनीषियों, सुधारकों, सृजताओं का ऐसा उत्पादन होता है मानो वर्षा ऋतु ने अगणित वनस्पतियों,